हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था कृषि शास्त्र से रिलेटेड बातें। तो उसमें 5 टॉपिक थे। पहला टॉपिक हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। जो आज की क्लास में उसमें हम कवर करने वाले हैं चैलेंजेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो इंडियन एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जितनी भी चैलेंजेस है वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। चैलेंजेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है। Indian agriculture faces several challenges that impacts its productivity, sustainability and contribution to economic development। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग challenges है जिसके कारण productivity में इफ़ेक्ट आता है, सस्टेनेबिलिटी में देखने को मिलता है एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन में भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जो पहला पॉइंट हमारे पास है दैट इज़ फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग। जो लैंड होल्डिंग्स है वो क्या है, फ्रैगमेंटेड है, मतलब टुकड़ों में है। एक किसी और जगह पे है, दूसरा किसी और जगह में है एंड फिर उससे क्या होता है, एरिया छोटा हो जाता है। सो फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स की जब हम बात करते हैं, लैंड होल्डिंग्स इन इंडिया आर स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड। तो जो भी लैंड होल्डिंग्स हमारे इंडिया में है, जो खेती की ज़मीन है या फिर जो भी ज़मीन है वो कितनी है, छोटी है एंड अलग अलग एरियाज़ में देखने को मिलती है। मतलब एक ज़मीन यहाँ पर है तो दूसरी कहीं और होगी, ठीक है, तो बीच में किसी और की ज़मीन हो जाएगी, तो उसी को क्या बोलते हैं, हम फ्रैगमेंटेड बोलते हैं। मेकिंग इट चैलेंजिंग फॉर फार्मर्स टू अडॉप्ट मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, मैकेनाइजेशन एंड अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो जब हम लैंड होल्डिंग्स की बात करते हैं, अगर फ्रैगमेंटेड और छोटा होगा लैंड तो क्या होगी, हम मॉडर्न जो प्रैक्टिसेस हैं एग्रीकल्चर से जुड़ी वो हम नहीं कर पाएंगे, या फिर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं हम वो यूज़ नहीं कर पाएंगे एंड इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे उस जगह पे क्योंकि एरिया ही छोटा है। ठीक है। फ्रैगमेंटेशन लिमिट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इनकम पोटेंशियल। तो अगर फ्रैगमेंट होगा लैंड, फ्रैगमेंटेशन से क्या होगा, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, कम ही रहेगी ना, और इनकम भी उसी हिसाब से आएगी। ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, लो प्रोडक्टिविटी। तो इंडिया में अगर एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो इंडियन एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन जो है या उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, लो है। कुछ रीजंस होंगे उसकी वजह से ही लो है। प्रोडक्टिविटी लेवल्स इन इंडियन एग्रीकल्चर आर रिलेटिवली लो कंपेयर टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। जब हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो हमारी कंपेरेटिवली प्रोडक्टिविटी क्या है, लो है। बट क्यों लो है, क्यों, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करते हैं कहाँ, ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स में। हमारी जो इरिगेशन से जुड़ी हुई जो फैसिलिटीज़ है, मतलब इरिगेशन फैसिलिटीज़ हमारी अच्छी नहीं है या फिर प्रॉपर नहीं है। हम जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं वो आउटडेटेड यूज़ करते हैं एंड सफिशेंट एक्सेस नहीं है किसी क्वालिटी सीड्स का, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो जिन सब की वजह से क्या हो रही है, प्रोडक्टिविटी हमारी कम हो रही है। क्यों कम हो रही है, क्यों हम ज़्यादा से ज़्यादा पुरानी चीज़ों को ही फॉलो करें, नई टेक्नोलॉजी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। जो हमारे पास सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स वगैरह हम वो प्रॉपर क्वालिटी के एक्सेस नहीं कर पा रहे। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ वाटर स्कैरसिटी एंड इरीगेशन चैलेंजेस। Irrigation infrastructure in India is inadequate and unevenly distributed। तो अगर हम इरिगेशन की बात करते हैं तो हमारा इरिगेशन का जो फैसिलिटी है, इरिगेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रॉपरली सब जगह अवेलेबल नहीं है। ठीक है। डिपेंडेंस ऑन मानसून रेन्स लीव्स एग्रीकल्चर वल्नरेबल टू ड्राउट्स एंड एराटिक वेदर पैटर्न्स। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा, हमारी जो खेती है, हमारा जो एग्रीकल्चर है वो ज़्यादा से ज़्यादा किस पे डिपेंडेंट है, मानसून पे डिपेंडेंट है। ठीक है। और मानसून पे डिपेंड होने की वजह से क्या हो रहा है कि मानसून मतलब हमेशा एक जैसा तो नहीं होता। ठीक है। उसका जो पैटर्न है बहुत ही इरेगुलर पैटर्न है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ड्राउट्स हो रहे हैं, सूखा पड़ जा रहा है, और वेदर पैटर्न्स भी क्या है, बहुत ही इरेगुलर देखने को मिलते हैं। कहीं साइक्लोन देखने को मिलेगा, कहीं ड्राउट्स देखने को मिलेगा, कहीं फ्लड देखने को मिलता है। तो इनकी वजह से क्या हो रही है, जो क्रॉप की यील्ड है वो ख़त्म हो रही है, ख़राब हो जाती है उस साल की फसल। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, इनएफिशिएंट वाटर यूज़ प्रैक्टिसेस। जो हमारा जो ग्राउंड वाटर है, ठीक है, वो ख़त्म हो रहा है, उसको डिप्लीट हो रहा है। वाटर यूसेज जो हम कर रहे हैं वो प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं। एंड लैक ऑफ सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, जो हमारा वाटर मैनेजमेंट है
वो क्या है, प्रॉपरली सस्टेनेबल नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एग्जासर्बेट वाटर स्कैरसिटी इश्यूज। तो इन सब की वजह से जो वाटर स्कैरसिटी के यूज से इश्यूज है वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉपर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा इरिगेशन से रिलेटेड तो हमारी जो पानी की किल्लत है वो क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। क्यों, क्योंकि हम उसको प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे, ग्राउंड वाटर भी जो है वो डिप्लीट होता चला जा रहा है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सॉइल डिग्रेडेशन एंड लैंड यूज चेंजेस। सॉइल डिग्रेडेशन, इरोजन, न्यूट्रिएंट डिप्लीशन एंड सैलिनिटी अफेक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। सॉइल की क्वालिटी क्या ख़त्म हो जाना या कम हो जाना। ठीक है, इरोजन आपने देखा होगा, शीट इरोजन होता है, विंड इरोजन होता है, जिससे ऊपर लेयर्स ऑफ सॉइल क्या हो जाती है, हवा से दूसरी ओर बह जाती है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाना, डिप्लीट हो जाना। एंड सैलिनिटी का मतलब क्या है, द कंटेंट ऑफ द सॉइल इंक्रीजेस। ठीक है, तो जब सॉइल में सॉल्ट का कंटेंट अगर इंक्रीज हो जाता है तो क्या होगा, उसे ही सैलिनिटी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ों से बेसिकली होता क्या है, ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करती हैं। लैंड यूज़ चेंजेस, जब लैंड का यूज़ करना मतलब अलग अलग तरीके से हम यूज़ करते हैं, उससे भी हमारे चेंजेस देखने को मिलते हैं प्रोडक्टिविटी में। लैंड यूज़ चेंजेस जैसे कि अर्बनाइजेशन आजकल देखने को मिलता है, इंडस्ट्रीज़ बन रही है, डिफॉरेस्टेशंस कर रहे हैं हम। अगर अर्बन एरियाज़ में अगर आप जाओगे तो डिफॉरेस्टेशन बहुत ही जल्द बहुत ही मतलब स्पीड में हो रहा है, देखने को मिलता है, क्योंकि जो रूरल एरिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा अब अर्बन में लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उनको रहने की जगह, बिल्डिंग्स चाहिए। ठीक है, फर्दर रिड्यूस एरेबल लैंड अवेलेबिलिटी। तो जब हम देखते हैं कि लैंड यूज़ डिफरेंट चीज़ों में हो रहा है, जैसे अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो भी लैंड अवेलेबल है, मतलब जो खेती के लिए जो रेडी है लैंड, एरेबल लैंड है जो, वो क्या हो रही है, उसकी अवेलेबिलिटी कम हो रही है। एंड बायोडाइवर्सिटी थ्रेटनिंग लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर को सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर ये कंडीशन कंटिन्यू रही तो। देन वी हैव क्लाइमेट चेंज एंड वेदर रिस्क। इंडियन एग्रीकल्चर हाईली वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स इंक्लूडिंग, हमारे यहाँ अगर पैटर्न देखोगे तो बहुत ही अनप्रडिक्टेबल वेदर पैटर्न देखने को मिलता है। टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम होता है, कहीं बहुत ठंडी है तो कहीं बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। फ्लड्स हो गए, साइक्लोन्स हो गए, ड्राउट्स हो गए। तो हम देखते हैं कि इंडियन जो एग्रीकल्चर है बहुत ही वल्नरेबल होता है क्लाइमेट चेंज। एंड आप ये क्लाइमेट चेंजेस को देख रहे हो कि कहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है या फिर फ्लड्स आ रहे हैं, ड्राउट्स आ रहे हैं। क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, जो क्लाइमेट चेंज होता है उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो क्रॉप की ईल्ड है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, लाइफ स्टॉक की हेल्थ में भी इम्पैक्ट पड़ता है एंड ओवरऑल फार्म की जो प्रोडक्टिविटी है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। पोजिंग रिस्क फूड सिक्योरिटी एंड रूरल लाइवलीहुड। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो फूड सिक्योरिटी है उस पर रिस्क आ जाता है एंड जो रूरल लाइवलीहुड है उसमें भी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि वो बेसिकली किस पे डिपेंडेंट है, खेती पे ही डिपेंडेंट है। जब उस साल खेती ही नहीं हो पाएगी, जब उसका उनका सोर्स ऑफ इनकम ही वही है, तो उनको तो अल्टीमेटली लाइवलीहुड में प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पेस्ट्स, डिजीजेस एंड क्रॉप लॉसेस। Pest infestations, diseases and invasive species pose significant threats to crop yields and food security। जैसे पेस्ट हो गए या फिर डिजीज़ हो गए या फिर इन्वेसिव स्पीसीज़, मतलब ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स जो उस एरिया के नहीं है, उस एरिया के नेटिव नहीं है, कहीं और से आए हुए हैं, उसे बोलते हैं इन्वेसिव स्पीशीज़। ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या करती हैं, ये क्रॉप की जो प्रोडक्शन है, क्रॉप की जो ईल्ड है उसे इफ़ेक्ट डालती हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली फूड सिक्योरिटी में भी इफ़ेक्ट आएगा। फार्मर ऑफन फेस चैलेंजेस इन एक्सेसिंग टाइमली इंफॉर्मेशन। फार्मर्स बेसिकली क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, क्योंकि उनको टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है या फिर वो अफोर्ड नहीं कर पाते अफोर्डेबल पेस्ट मैनेजमेंट सोल्यूशन। ठीक है, एंड रेजिलिएंट क्रॉप वेराइटीज़ रेसिस्टेंट टू पेस्ट्स एंड डिजीजेस। तो
तो बेसिकली फार्मर्स जो है वो कुछ चैलेंजेस फेस करते हैं कि उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, जो पेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े हुए जो अफोर्डेबल पेस्ट मैनेजमेंट होते हैं उनके सॉल्यूशंस, उसको वो चैलेंजेस वो फेस करते हैं, या फिर जो क्रॉप वैरायटीज़ होती है जो रेसिस्ट करती है पेस्ट को, डिजीज़ेस को, ये सारी चीज़ें वो फेस करते हैं. देन वी हैव मार्केट इंस्टेबिलिटी एंड प्राइस वोलाटिलिटी. Farmers encounter price volatility and market uncertainties. तो फार्मर्स को देखने को मिलता है कि प्राइजेस बहुत ज़्यादा चेंज होने को देखने को मिलते हैं एंड मार्केट जो है बहुत ही अनसर्टेन है ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन ग्लोबल कमोडिटी प्राइजेस. इनएडिक्वेट मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से. लैक ऑफ मार्केट इंटेलिजेंस. मार्केट इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, जो मार्केट से रिलेटेड जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन है उसके बारे में छानबीन करना. मिडिल मैन एक्सप्लॉयटेशन एंड लिमिटेड एक्सेस टू फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मार्केट्स. तो बेसिकली क्या है, फार्मर्स को जो एनकाउंटर करते हैं प्राइस चेंजेस एंड मार्केट अनसर्टेनिटीज़. क्योंकि फ्लक्चुएशंस होता है कमोडिटी के प्राइजेस में. ठीक है, जो मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर है मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉपर नहीं है, मार्केट इंटेलिजेंस प्रॉपर नहीं है. मिडिल मैन, जो बीच वाले लोग हैं जो सामान पास करें एक जगह से दूसरी जगह, वो एक्सप्लॉइट कर लेते हैं एंड उनका जो एक्सेस है मार्केट को वो फेयर नहीं है या फिर ट्रांसपेरेंट नहीं है. ठीक है. प्राइस क्रैशेस अगर बात करें तो स्टॉक मार्केट प्राइसेस की हम बात करें, जो वो प्राइस क्रैश होता है, स्टॉक मार्केट जब क्रैश होती है ऑफन लीड टू डिस्ट्रेस्ड सेलिंग. तो जब प्राइस क्रैशेस होते हैं तो क्या होता है, सेलिंग जो है वो डिस्ट्रेस होती है. मतलब आप मिनिमम प्राइस में वो अपने सामान को आप बेचना शुरू कर देते हो क्योंकि आपकी और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है. इसी वजह से आप क्या करते हो, वो कम दाम में भी सामान बेचना शुरू कर देते हो, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रेस सेलिंग. एंड इनकम इंस्टेबिलिटी फॉर द फार्मर्स. देन लैक ऑफ एक्सेस टू क्रेडिट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज. स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं, उन जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं वो स्ट्रगल करते हैं. क्योंकि उनको जो बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज है वो भी नहीं मिलती है. क्रेडिट फैसिलिटीज़ हो गए, इंश्योरेंस से रिलेटेड हो गए, या फाइनेंशियल सर्विसेज बोल लो, तो ये सारी चीज़ें उनको प्रॉपर नहीं मिल पाती है. इनका लिमिटेड एक्सेस टू अफोर्डेबल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर इनपुट्स. तो उनका जो अफोर्डेबल क्रेडिट्स है, मतलब जो भी क्रेडिट्स उनको चाहिए एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, जैसे एग्रीकल्चर के इनपुट्स हो गए या सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स वगैरह हो गए, तो उनके लिए जो उनको लोन चाहिए वो लिमिटेड मिलता है. ठीक है. एंड वर्किंग कैपिटल हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, हिंडर्स फार्म प्रोडक्टिविटी एंड इन्वेस्टमेंट इन मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. तो लिमिटेड एक्सेस टू अफोर्डेबल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर इनपुट्स. तो जो भी लोन से जुड़ी हुई बातें हैं, ठीक है, उनका जो लोन चाहिए इनको, उनका लिमिटेड एक्सेस होता है लोन से. लिमिटेड एक्सेस टू अफोर्डेबल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर इनपुट्स. तो एग्रीकल्चर इनपुट्स के लिए उनको क्या है, लिमिटेड एक्सेस मिलता है लोन का. ठीक है. इक्विपमेंट हो गया या वर्किंग कैपिटल हो गया. इससे क्या होता है, जो फार्म की प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाएगी या उसमें इम्पैक्ट आ जाता है. एंड इन्वेस्टमेंट इन मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. एंड इसकी वजह से प्रॉपर लोन नहीं मिलने की वजह से वो क्या है, मॉडर्न टेक्निक्स पे इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं. ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज लिमिटेड एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एक्सटेंशन सर्विसेज. Insufficient investment in agriculture research, technology dissemination and extension services constrain adoption of innovative farming techniques, sustainable practices and climate resilient crop varieties. तो हम क्या देख रहे हैं, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट या सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट नहीं होने के कारण, किसमें, जैसे एग्रीकल्चर रिसर्च हो गया, उसमें प्रॉपरली इन्वेस्ट नहीं किया, या हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें रिसर्च नहीं कर रहे हैं, या टेक्नोलॉजी जो है, डिसेमिनेशन मतलब स्प्रेड करना, एक पर्सन से दूसरी पर्सन पे जाना. एंड एक्सटेंशन सर्विसेज कॉन्स्ट्रेंट्स, जिसकी वजह से क्या हो पा रहा है कि हम इनोवेटिव फार्मिंग टेक्निक्स क्या अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं.
क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम रिसर्च नहीं करेंगे या फिर नई टेक्नोलॉजी हम नहीं लेकर आएंगे तो हम क्या इनोवेटिव फार्मिंग टेक्निक्स के अडॉप्ट नहीं कर पा रहे या सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड डिफरेंट क्रॉप वेराइटीज़ है जो क्लाइमेट चेंज होने पे उसको झेल ले, वो सारी चीज़ें हम नहीं कर पा रहे हैं। स्ट्रेंथनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड एक्सटेंशन नेटवर्क इज़ क्रिटिकल फॉर एनहांसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फार्मर्स लाइवलीहुड। तो अगर हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है या फिर फार्मर्स की जो लाइवलीहुड है उसे इंक्रीज़ करना है तो हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, उसे मजबूत बनाने की ज़रूरत है, उसे एक्सटेंड, उसका नेटवर्क जो है उसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत है ताकि जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ कर पाएँ। क्यों, कैसे होगी, नई नई टेक्नोलॉजीज़ लेकर आएँ, नई नई वैराइटीज़, क्रॉप वैराइटीज़ लेकर आएँ जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो एंड अल्टीमेटली फार्मर्स को भी बेनिफिट हो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पॉइंट नंबर 10, दैट इज़ पॉलिसी एंड रेगुलेटरी चैलेंजेस। तो पॉलिसी एंड रेगुलेटरी चैलेंजेस में देखते हैं क्या लिखा है। कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ambiguous land acquisition laws and restrictive agriculture marketing laws like APMC Act. APMC Act मतलब Agriculture Produce Market Community Act. So Agriculture Produce Market Community Act and inconsistent agriculture policies create barriers to agriculture growth. ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट इंटीग्रेशन। तो जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं हमारे वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। जो लैंड से जुड़े एक्विजिशन लॉज है वो बहुत एम्बिगुअस है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग से जुड़े जो लॉज है वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। एंड एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ है वो इनकन्सिस्टेंट होने की वजह से वो बैरियर क्रिएट कर रही है एग्रीकल्चर ग्रोथ पे। पॉलिसी रिफॉर्म्स आर नीडेड टू प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो पॉलिसीज़ को रिफॉर्म करना ज़रूरी है ताकि क्या हो, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट सस्टेनेबली हो जाए। लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ इट, दैट इज कंक्लूजन का पार्ट। एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस रिक्वायर्स concerted efforts from policymakers, agricultural scientists, farmers, financial institutions and stakeholders across agriculture value chain। तो जब ये challenges जो हम face कर रहे हैं ना, different challenges, इसके लिए हम एक इंसान आगे बढ़ेगा तो कवर हो जाएंगे या फिर हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ये challenges को कवर करने के लिए, ये चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हमें एफर्ट्स चाहिए डिफरेंट लोगों से, जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं उनसे, जो साइंटिस्ट है एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो लोन्स वगैरह या फिर आपको प्रोवाइड करते हैं फाइनेंस, स्टेक होल्डर्स है, ये सारे लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी इनोवेशंस, climate smart farming solutions and policy reforms are essential to transforming Indian agriculture। तो इंडियन एग्रीकल्चर को अगर एक नई जगह पे लेकर जाना हो तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, हमें जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है वो सस्टेनेबल अडॉप्ट करनी चाहिए, हमें रूरल डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या मतलब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजीज़, नए नए इनोवेशन एक्सेप्ट करने हैं, डेवलप करने हैं, क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग सॉल्यूशंस, ठीक है, पॉलिसीज़ में कुछ चेंजेस लेकर आनी है ताकि हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो क्या हो जाए, थोड़ा ट्रांसफॉर्म हो जाए। एंड इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो जैसे हमारा इंडियन एग्रीकल्चर डेवलप होगा तो हम क्या फूड से सिक्योर्ड हो जाएंगे, ठीक है, रूरल एरियाज़ डेवलप हो जाएंगे, रूरल प्रॉस्पेरिटी आएगी, लोगों को लाइवलीहुड मिलेगा, अच्छे लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड होंगे, अच्छे सोर्स ऑफ इनकम उनके पास होगी। एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, हम एनवायरनमेंट को सस्टेन भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द करियर्स इन एग्रीकल्चर, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। मिलेंगे आपको अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।